वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 12 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 6 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,741 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,692 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 36 है। भाई की बारात से वापस लौट रहे युवक की वाराणसी लंका थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 पर लोटूबीर पुलिया के पास बाइक के 25 फुट गहरे गड्ढे में पलटने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकलवाया और परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद ढाब क्षेत्र का रहने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक उबड़ खाबड़ रास्ते पर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिससे ये हादसा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौबेपुर थाना अंतर्गत मुस्तफाबाद ढाब क्षेत्र के रहने वाले मनई निषाद सबसे छोटे बेटे संदीप की शादी बुधवार को थी। बारात मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के कलहट के समीप गई थी। भेलुपुर थाना क्षेत्र के जानकी घाट पर स्थित चेंजिंग रूम में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बुजुर्ग का शव अर्धनग्न अवस्था में था। इस बात की जानकारी घाट के सफाई कर्मियों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के लिए उसके पास पड़े कपड़ों से मिले आधार कार्ड से चित्तूपुर थाना लंका के विश्वनाथ गुप्ता के रूप में की है और परिजनों को सूचना दी है। सूचना पर पहुंचे बेटे ने बताया कि पिताजी बुधवार सुबह से ही घर से निकले थे और वापस नहीं आए थे। फिलहाल पुलिस ने पंचायतनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक अफसर बाबा ने अपनी जान को खतरा बताया है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व उन्होंने ज्ञानवापी प्रकरण में मीडिया में अपनी बात रखी थी। उनका आरोप है कि इसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी आ रही है। गुरुवार सुबह कुछ लोगों ने उन्हें लल्लापुरा पर रोक लिया और उनके साथ मारपीट भी की। इस मामले में उन्होंने सिगरा थाने में 4 नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अफसर बाबा के अनुसार वो सुबह जब लल्लापुरा में नमाज पढ़कर एक चाय की दुकान पर पहुंचे तो पहले से ही कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें रोककर ज्ञानवापी प्रकरण में बोलने से मना किया। इसके बाद सबने मिलकर उन पर हमला कर दिया। इससे उनके सिर और पेट में चोट भी आई। बाइक मतलब मैसेज दिया जो शहर की हमारे लोग हैं, जो ये फुआरा और सीलिंग का मामला न्यायालय में चल रहा है, लोग शांति व्यवस्था बनाए रहें और गंगा जमनी तहजीब जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो एकता और सब बनाए रहें और शहर के माहौल और दहशतगर्दी न बनाएं। और जब तक न्यायालय का फैसला ना आ जाता है तब तक एक जिसके भी पक्ष में आए, हमारे हिंदू भाई के पक्ष में आए तो उनको मानना होगा, मुस्लिम भाई के पक्ष में आए तो उनको माना, जिनके दोनों में से किसी के भी हक में आ जाए। तो ये हम सर काफ़ी डिबेट दे रहे थे। इसमें कुछ कट्टरपंथी और दूसरे वर्ग के जो लोग हैं तो इसमें कुछ गुंडों को वो किए और उसके करने के बाद मैं आज नमाज़ पढ़ के गया मलाई चाय वाले किए, वहाँ चाय पीने तो ये नाटे उर्फ नसीम अमीन बाबा और उसका भाई वसीम, उसके बाद 2 इकराम और भोलू, 2 भाई ये साले अटैक कर दिए मेरे ऊपर। कह रहे साले तुम मौलाना के नाम से ये हो तो वो हो, तुम बहुत सारी गंदी गंदी भद्दी भद्दी जो हम बता नहीं सकते। तो मैंने जब भी डिबेट में यही कहा कि हम लोग बाबर, हुमायूं, गजनी और औरंगजेब के वंशज थोड़ी हैं। हम अंग्रेज़ और मुग़लों के वंशज नहीं। हम तो ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानने वाले हैं, हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मानने वाले हैं, हम गौस पाक को मानने वाले हैं। हम इनको नहीं, मुग़लों को नहीं मानते। तो हमको मुग़लों से न जोड़ा जाए। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने गुरुवार को कमिश्नरेट के सभी अधिकारियों, थाना प्रभारियों और थाना अध्यक्षों के साथ आवश्यक गोष्ठी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में उन्होंने सभी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष रूप से निगरानी की जाए। अगर कोई अफवाह फैलती है तो उसका तत्काल प्रभाव से खंडन किया जाए तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं कल पढ़ने वाले शुक्रवार को जुम्मा की नमाज पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया है, जिसके बाद थानों में दंगा निरोधक अस्त्रों को चाक चौबंद किया गया। काशी के लक्खी मेलों में शुमार प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला 2 वर्षों तक सांकेतिक रूप में होने के बाद इस वर्ष अपने भव्य स्वरूप में होगा। इस वर्ष रथ यात्रा मेला आगामी 1 से 3 जुलाई तक रथ यात्रा क्षेत्र में लगेगा। ऐसे में एडीएम सिटी गुलाब चंद्र की अध्यक्षता में गुरुवार को राइफल क्लब सभागार में की गई। इसमें रथ यात्रा मेले के आयोजक और अध्यक्ष, ट्रस्टी सहित पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, जलकल, विद्युत विभाग के अधिकारियों संग व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक बैठक की गई।
बैठक के बाद एडीएम सिटी गुलाबचंद ने बताया कि आगामी जुलाई माह में काशी के लक्खी मेलों में शुमार प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला आयोजित होना है। ऐसे में मेला क्षेत्र में की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर सभी विभागों के साथ अहम बैठक की गई है। इस बैठक में मेले के आयोजकों को भी बुलाया गया था और उनसे उनकी दिक्कतों और मांग के बारे में भी पूछा गया है। 30 जून से रथ यात्रा की जो मेला लगता है उसकी तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें नगर निगम, PWD, विद्युत, जलकल विभाग, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा विभाग, संबंधित विभागों के साथ मीटिंग की गई और उस मीटिंग में उनके विभाग से जो संबंधित रोल थे उनकी तैयारियों के लिए निर्देश दिया गया। उस समय से पूरी तैयारी कर दिशा निर्देश क्या दिया गया आपको? संबंधित विभागों के लिए, चाहे वो नगर निगम का हो, साफ सफाई का हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली के तारों को सही करने की व्यवस्था हो, चिकित्सीय व्यवस्था हो, वो अपने अपने विभाग गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपनी पूरी तैयारियां अभी से कर लें ताकि मेला सकुशल संपन्न कराया जा सके। लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले वाराणसी सर्किट हाउस में इस समय 12 वीवीआईपी रूम हैं, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व रूम है। ऐसे में अक्सर वीवीआईपी लोगों को होटलों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने सर्किट हाउस में 1170.170 लाख रुपए की लागत से 3 भवनों में कुल 42 कमरों का निर्माण शुरू करा दिया है। निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए 2023 तक की मियाद तय की गई है। उच्चाधिकारी समय समय पर प्रगति की समीक्षा भी कर रहे हैं। ऐसे में निर्धारित अवधि तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद वीवीआईपी आगमन के दौरान होटलों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। 3 कार स्वीकृत हुए हैं वर्तमान में। यहाँ केवल 12 सूट थे जिनमें बड़ी समस्या आती थी वीआईपी वगैरह के रुकने के। उसमें एक जो है 12 कक्ष का ड्रामेट्री के साथ स्वीकृत हुआ है, एक 24 कक्ष का हुआ है, एक 6 का हुआ है अतिरिक्त जो 6 सूट का। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव का आचरण करती है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति ना आने पाए, हम इसका प्रयास करते हैं। ये बातें नुपुर शर्मा के बयान से जुड़े सवाल पर वाराणसी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने सर्किट हाउस में बातचीत में कही। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की सरकार का अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस है और किसी भी दशा में सरकार अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनसे जब पूछा गया कि महान दल ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया तो सुभाषपा के खेमे में भी सुगबुगाहट है। इस पर उन्होंने कहा कि वो गठबंधन अस्वाभाविक था, भाजपा न आए पाए चुनाव में। इसी मुद्दे पर ये गठबंधन सपा ने किया था। इसमें कोई रोड मैप नहीं था, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था, ये तो हश्र होना ही था। मां गंगा की धरती पर अवतरण दिवस गंगा दशहरा की सभी को अनंत शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर गंगा सेवा निधि वाराणसी द्वारा गंगा दशहरा महोत्सव के आयोजन के विषय में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। ये शब्द हैं काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के, जो उन्होंने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दैनिक संध्या आरती कराने वाली गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष को भेजा है। उन्होंने आगे लिखा है कि भगवान शिव के भाल को सुशोभित करने वाली मां गंगा असंख्य जीवों के कष्टों का शमन करती है। ऐसी पुण्य सलीला मोक्षदायिनी मां गंगा को मेरा बारंबार प्रणाम है। गंगा दशहरा पर गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति ने गंगा तट पर भव्य गंगा आरती कराई। गंगा सेवा निधि की गंगा आरती में 11 अर्चकों के साथ 22 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में मौजूद रहीं और भव्य गंगा आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस गंगा आरती में सेना के तीनों अंगों के स्थानीय अधिकारियों के साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश और आईजी के सत्यनारायण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं गंगोत्री सेवा समिति की गंगा आरती में कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। दोनों ही संस्थाओं की आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ घाट पर मौजूद रही और आरती के समय पूरा घाट भजन पर तालियों की आवाज से गूंजता रहा। वहीं गंगा दशहरे पर सुबह से ही गंगा तटों पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आस्थावानों का रेला भी उमड़ा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।